हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वाले वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है। तो जनरली मैं मेरे वीडियोस में किसी कंपनी को जब भी डिस्कस करता हूँ तो आई डेफिनेटली मेंशन कि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है नहीं मिला है, बेस्ड ऑन जो उसके रिजल्ट्स आए हैं। इवन जो हमने लास्ट कंपनी को कवर किया था, Q3 रिजल्ट्स किए थे इथॉस के लिए, तो वी मेंशन कि इथॉस को इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, इवन प्रीवियस क्वार्टर में नहीं मिला था। बट अर्लियर इट यूज्ड टू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज, जैसे Q1 में एंड इवन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में। तो व्हाट इज एसेंशियली इज ऑपरेटिंग लेवरेज, और किसी कंपनी को अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू चेक इफ इट इज गेटिंग एन ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है एंड डेफिनेटली विल कवर दिस थ्रू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। See, अब कोई भी बिजनेस हो, आप उसके कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं दो बकेट्स में। वो आइदर उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है या फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिमिटेड को कंसीडर करते हैं, जो एक पेन बनाने वाली कंपनी है। अब लिंक लिमिटेड ने सपोज पेन बनाने का अपने प्रोसेस में अगर कोई मशीन खरीदा है जिसमें से वो पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, तो वो जो मशीन का कॉस्ट है वो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। मतलब वो तो उसको लगने वाला है वन टाइम कॉस्ट जो उसने बेयर किया है। एंड उसी प्रोडक्शन में जब वो पेन मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको क्या क्या लगेगा, उसको प्लास्टिक लगेगा, बॉडी लगेगा, रिफिल लगेगा, इंक लगेगा, देन जो आगे का निप मेटल निप है वो लगेगा। तो ये सारे जो उसके पार्ट्स हो गए, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज्यादा आप पेन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है ये सारे चीजों के लिए एक पेन के, तो 10 पेन बनाओगे तो 10 रुपए का कॉस्ट आ जाएगा, राइट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा, जितने यूनिट बनाएंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आएगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उतना ही रहेगा। जो आपने मशीन सपोज 100 रुपीज का खरीदा है, आप उसमें से 1 रुपए का एक पेन बनाओ या फिर 100 पेन बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उतना ही रहेगा, आप जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर लो, राइट। तो मतलब ऑब्वियसली जितना उसका कैपेसिटी है, अगर ज्यादा कैपेसिटी तो ऑब्वियसली यू विल नीड मोर मशीन्स। तो इसेंशियली होता क्या है, एज कंपनी स्केल देयर बिजनेसेस, कंपनी जितना अपना बिजनेस स्केल करेगी, ग्रो करेगी, इसेंशियली वो ज्यादा यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। सपोज लिंक लिमिटेड पहले 100 पेन्स फॉर एग्जांपल बना रहा था, अभी अगर वो सपोज 1000 पेन बनाता है, तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका वो स्प्रेड हो जाता है, बिकॉज आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। अक्रॉस दोज नंबर ऑफ यूनिट्स आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाता है। इसलिए ओवरऑल जो आपका कॉस्ट है प्रोडक्शन का फॉर 1000 यूनिट्स, वो उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ता है जितना आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो इसेंशियली ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिलेटिवली कम परसेंटेज से ग्रो होते हैं कंपेयर टू जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। और यही इसेंशियली आता है बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको मिलता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर एग्जांपल अगर इथॉस का सेल या फिर लिंक लिमिटेड की हम बात कर रहे थे, अगर लिंक लिमिटेड का रेवेन्यू ग्रोथ है 20% से, तो उसका अगर एबिटा ग्रो हो रहा है मे बी मोर देन 20%, 25-30%, वी कैन से उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बिकॉज उसका अपना जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एक तो उस पर कंट्रोल है, एंड देन जो फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यही इसेंशियली होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आप से अब इथॉस की बात कर लेते हैं। इथॉस के नंबर ऑफ स्टोर्स है, रिटेल चेन है। अब उसका फिक्स कॉस्ट क्या है, उसने अपने अपने स्टोर्स में कोई अकाउंटेंट रख लिया है, सेल्समैन रख लिए है। अब वो उसका जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। अब सी एम्प्लॉय जो है दिन में 2 घड़ी बेचे या फिर 10 घड़ी बेचे, उसको तो अपने एम्प्लॉय को, जो भी सेल्समैन है या फिर अकाउंटेंट है, उसको तो अपनी वो जो फीस है, उसका जो सैलरी है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ उसको वो देना ही है। अगर अगर सपोज 10,000 का उस एम्प्लॉय का सैलरी है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो 10 घड़ी भेजे। ऑब्वियसली देयर कैन बी परफॉर्मेंस बोनसेस एंड और डिफरेंट वेरिएबल अलाउंसेस, बट फिक्स कॉस्ट जो उसका सैलरी है वो तो इथॉस को इनकर करना ही पड़ेगा। अगर वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो घड़ी आप बेच रहा है अगर वो ज्यादा बेचेगा, तो इसेंशियली जो सैलरी का कॉस्ट है वो अक्रॉस नंबर ऑफ यूनिट स्प्रेड आउट होके उसको इसेंशियली एक बेनिफिट मिलेगा, राइट। उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगर सपोज 30% है, कॉस्ट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे। एंड उसी मेजर में हमको अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं। तो इस क्वार्टर में इथॉस के लिए क्या हो गया, बिकॉज इट इज एक्सपांडिंग दो स्टोर नेटवर्क कॉन्स्टेंटली। इस क्वार्टर में उसने 5 स्टोर्स को ऐड किया, एंड पूरे 9 मंथ में आई थिंक 13 स्टोर्स को ऐड किया। नाउ एग्रेसिवली जब स्टोर्स को आपने एक्सपांड किया है, आपने मैन पावर को हायर किया है, लोगों को रिक्रूट किया है अपने स्टोर्स को चलाने के लिए, सेल्समैन हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, डिफरेंट पोजीशंस पे, तो ये जो मैन पावर कॉस्ट है इसके इथॉस के लिए बढ़ गया है। अभी जो नए स्टोर्स आए वो मैच्योर नहीं हुए, वहां से सेल्स जनरेट होना शुरू नहीं हुआ है। तो आपके सेल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ग्रोथ है, सेल का ग्रोथ है वो छोटा है, बट आपका जो कॉस्ट है वो अभी भी ज्यादा है। तो इसको इसेंशियली ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। तो दैट्स इसेंशियली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब इथॉस की हम बात कर रहे थे उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। ना ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को कब मिलेगा, जब इथॉस का ये स्टोर मैच्योर हो जाएगा। सपोज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक उसने ड्यूरेशन स्पेंड कर लिया। नाउ पीपल नो कि इथॉस का स्टोर यहाँ पे है, व्हाट काइंड ऑफ वॉचेस दे कैन गेट। एंड जैसे उसका प्रेजेंस बढ़ेगा और अवेयरनेस बढ़ेगा, द सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम दैट स्टोर। इथॉस पहले 10 अगर वॉचेस बेच रहा था, मे बी 100 वॉचेस बेचेगा, 500 वॉचेस बेचेगा।
तो जैसे वो अपना सेल को बढ़ाएगा, अगेन उसको जो कॉस्ट है, उसके फिक्स कॉस्ट है, वो तो उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे, बट रेवेन्यू ग्रोथ तो उतना ज्यादा पेस से बढ़ेगा। तो इसेंशियली उसको एक अपना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक टाइम पीरियड के बाद होता है, आफ्टर यू क्रॉस सम लेवल ऑफ स्केल। तो इसेंशियली यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, और ये देखना इसीलिए जरूरी है बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग यू कि अगर कोई कंपनी के अगर अपने कॉस्ट पे कंट्रोल कितना है, ये इसेंशियली होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई कंपनी स्केल कर रही है, ऑब्वियसली वांट कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने एक्सपेंसेस को जुडिशियसली कंट्रोल करे, उनको मेंटेन करे। अगर सेल्स ग्रोथ के साथ उसका अगर रैपिडली एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसेंशियली जो बॉटम लाइन है वही वहां पे कुछ बिगर जंप आएगा नहीं, तो इन्वेस्टर को बेनिफिट कैसे होगा, राइट। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है, कोई कंपनी अगर अपने कॉस्ट को वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, और उसको अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो विच इसेंशियली इज टेलिंग यू कि कंपनी बहुत इफिशिएंटली रन कर रही है। तो इसेंशियली कोई भी आप एस के ऑटोमोटिव का एग्जांपल देख लीजिए, जो उसको कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है बिकॉज उसका जो करौली वाला फैसिलिटी था वो रैंप अप हो रहा है, वहां पे यूटिलाइजेशन बढ़ रहे हैं, राइट। तो 45 के आसपास यूटिलाइजेशन थे, अभी वो 50-55 के आसपास जा रहे हैं। तो जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी वो मशीन के प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे एस के ऑटोमोटिव के जो नंबर्स है, वहां पे कॉन्स्टेंटली उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज करौली वाली फैसिलिटी रैंप अप हो रही है। So these are some of the examples that clearly tell you, what essentially is operating leverage, and that was the whole idea. So if you still have any questions, let me know. I'll address those in the comment section. Thank you so much.